स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ये है लास्ट टॉपिक आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। मॉड्यूल नंबर है आपका 12। ठीक है, मॉड्यूल नंबर है 12। नाम है इस मॉड्यूल का गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। भाई आपने आईटीआई कर लिया कंप्लीट, पढ़ाई कर लिया, अब उसके बाद जाना है आपको इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम अप्रेंटिस के थ्रू किसी कंपनी में एंट्री कर लें और फिर वहां के माहौल, आसपास की कंपनीज में वैकेंसी, सारा कुछ हमें मिलता भी रहता है और नई नई चीजें सीखते भी रहते हैं। ठीक है, तो आज यही बात होगी कि अप्रेंटिस में एंट्री करना है, यानी जॉब के लिए एक तरह से कह लीजिए आप एंट्री करने वाले हैं, तो उससे पहले या उसके दौरान क्या क्या तैयारी होती है उसी से रिलेटेड यहाँ पर सवाल होंगे इस चैप्टर में। और इसके क्वेश्चन भी हम दो पार्ट में लेकर चलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, कई बार होता है कि बहुत ज्यादा जल्दी करने का भी या बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लेने से भी उतना मजा नहीं आता। ठीक है, क्लास नंबर है 14। इसके पहले हमने आपको 13 क्लासेस दिया है और इसके बाद सिर्फ एक क्लास और आएगी, क्लास होगी 15, यानी 15 टोटल क्लासेस देखनी है आपको कंप्लीट, जिसमें हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। ये वेबसाइट है जहां से आप रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जिस प्रकार से क्लास है पीडीएफ भी उसी प्रकार से है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह से आपको पीडीएफ इस वेबसाइट पर मिल जाता है। कोर्स वाले ऑप्शन में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर पर आपको जाना पड़ेगा। मॉड्यूल से परिचय करा दो। जो इंट्रोडक्शन है, सिटीजनशिप है, प्रोफेशनल्स है, कम्युनिकेशन, बेसिक इंग्लिश, एसेंशियल, डाइवर्सिटी, फाइनेंशियल, एंटरप्रेन्योर, कैरियर डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विसेज, ये सब मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं और लास्ट वाला मॉड्यूल चल रहा है आज की वीडियो में। और इसके सिर्फ आज की और नेक्स्ट वीडियो, मतलब 2 वीडियो होने वाली है इस वाले मॉड्यूल की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूरा क्वेश्चन बैंक कवर कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, What is bad practice in workplace? वर्कप्लेस मतलब क्या होता है? वो जगह जहां हम आप नौकरी करते हैं। आसान भाषा में अगर मैं समझाने के लिए ऐसा बोलता हूं, हम आप जहां नौकरी करते हैं वो जगह वर्कप्लेस कहलाती है। बैड मतलब बुरी, प्रैक्टिसेस मतलब आदतें या वर्क की बात हो रही है कि ऐसा काम जो बुरा है, जो नहीं करना चाहिए वर्क प्लेस पर। यानी मैं किसी फैक्ट्री कंपनी में काम कर रहा हूं तो वहां मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कैसा काम? इन 4 में से कोई एक बताना है आपको कि क्या नहीं करना है। पहले बात है कि आपको ईमानदार रहना है, ईमानदारी से लोगों के साथ बात करना है, ये तो करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इसमें से बुरा है, इसमें से क्या बुरा है। ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों के साथ ईमानदारी से बात कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन कंपनी, कंपनी में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। आप अपने वर्क लाइफ यानी नौकरी वाली लाइफ और मतलब नौकरी और घर की जो आप नॉर्मल लाइफ है आपकी, दोनों जीवन के बीच आप बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, ये भी अच्छी बात है कि नौकरी की जो टेंशन है घर पर नहीं आनी चाहिए, घर की टेंशन नौकरी पर नहीं आनी चाहिए, तो ये भी अच्छी बात है। बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है नो ट्रस्ट बिटवीन वर्कर्स, यानी आप और आप जैसे बहुत से लोग होंगे जो कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो अगर आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं करोगे तो ये बुरी बात है। क्योंकि अगर विश्वास नहीं करोगे तो एक टीम की तरह आप काम नहीं कर पाओगे। जब टीम की तरह काम नहीं कर पाओगे तो सिंपल सी बात है, अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, ना कंपनी में ग्रोथ होगी, ना कंपनी की ग्रोथ होगी, तो फिर आपकी भी ग्रोथ नहीं होगी। सिंपल सी बात है। तो यही है कि नो ट्रस्ट बिटवीन कोवर्कर्स, कि लोगों के बीच क्या है, विश्वास का ना होना एक बुरी बात है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विथ कोवर्कर्स कैन गिव द फीलिंग ऑफ, यहां पर ब्लैंक है, ये आपको बताना है। कहा जा रहा है कि गुड, अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या होता है? एक नॉर्मल रिलेशनशिप ये होता है जो पर्सनल होता है, जैसे हमारा किसी से रिलेशनशिप हो, जैसे हम सिंपल है, हम कोई हमारे मामा है, वाइफ है, दोस्त है, मतलब एक ये अपना रिलेशन हो गया। और जैसे क्या रिलेशन मतलब हम जानते हैं एक दूसरे को, ये चीज ना कहीं न कहीं सगे संबंधी जिसको आप कहते हैं, तो ये रिलेशनशिप ही हो गई लोगों के बीच हमारा जो भी है, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करें एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल रिलेशनशिप ये होता है कि हम जिस व्यक्ति से जुड़े हैं, किस वजह से जुड़े हैं? नौकरी की वजह से, व्यवसाय की वजह से अगर हम किसी से जुड़े हैं तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग जैसे होता है ना, एक पर्सनल होता है प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, उनके साथ जो हमारा संबंध है वो कैसा संबंध कहलाएगा? प्रोफेशनल कहलाएगा, क्योंकि हम उनसे नौकरी और रोजगार ऐसे कारणों से उनसे जुड़े हुए। तो यहां पर कह रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहता है, कौन सा वाला रिलेशनशिप? प्रोफेशनल रिलेशनशिप। किसके साथ? आपके साथ काम करने वाले सहयोगियों के। तो ऐसे में कौन सी फीलिंग आएगी? क्या आपको डर लगेगा या कोई कंफ्यूजन होगा या कोई निगेटिव एनर्जी आएगी? नहीं,
वहां पर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, वहां आपको अच्छा लगे उस काम की जगह पर, जहां आप नौकरी कर रहे हैं किसी कंपनी में, अगर उस कंपनी में नौकरी तो कर रहे हैं, सैलरी मिल रही, लेकिन साथ के साथ आप संतुष्ट भी हैं वहां के लोगों के जो व्यवहार है उससे, तो इसको हम जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं कि अपनी नौकरी से या अपने काम से हम सेटिस्फाई हैं, मतलब खुश हैं। ठीक है, तो क्या है जॉब सेटिस्फैक्शन। तो जॉब सेटिस्फैक्शन कब होगा? जब हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा। किसके साथ? हमारे साथ काम करने वाले लोगों के साथ। ठीक है जी, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ गुड वे टू सेव रिसोर्सेज इन आवर प्लेनेट इज। कह रहे हैं कि हमारा प्लेनेट क्या है? हमारा प्लेनेट अर्थ है, पृथ्वी ग्रह की बात हो रही है, तो पृथ्वी हमारा प्लेनेट है। तो यहां पर क्या हो, एक अच्छा तरीका, अ गुड वे टू सेव द रिसोर्सेज, जो संसाधन पहले से मौजूद है पृथ्वी पर उनको बचाने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें से अच्छा तरीका क्या है जिससे हम बचा सकते हैं? अगर हम बिजली का इस्तेमाल कम करें तो सिंपल सी बात है, हम बिजली बचाएंगे। अगर हम पोल्यूशन कम करें तो क्या होगा? पोल्यूशन कम करेंगे तो हम अपने हवा की क्वालिटी जो उसकी शुद्धता है उसको बचा रहे हैं। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करेंगे तब भी। इन तीनों चीजों से अगर हम कम बिजली इस्तेमाल करें, कम पोल्यूशन करें, ठीक है, और कम प्लास्टिक इस्तेमाल करें, तो तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपने अर्थ को, पृथ्वी को बचा सकते हैं। ये तीनों अच्छी चीजें हैं, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। जब भी ऐसा होता है कि तीनों ऊपर के सही हो तो हमें लास्ट में डी लेके चलना पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, गणेश ग्रीट्स हिज कोवर्कर्स एवरी डे। गणेश है, काम करते हैं किसी फैक्ट्री कंपनी, वहां पर जाते हैं तो अपने सहयोगियों को पर डे क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं। ग्रीट मतलब अभिवादन। अभिवादन क्या होता है? डेली सुबह मिलते होंगे तो गुड मॉर्निंग बोलते होंगे, शाम को घर जाते समय गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी सिनेरियो बनता है, तो यही जो चीज है इसको अभिवादन बोला जाता है। तो इनका काम है, डेली कंपनी में जाते हैं तो अपने साथ में काम करने वाले लोगों को गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते हैं। तो ही इज ट्राइंग टू मेंटेन, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मेंटेन करना चाहते हैं? तो एक बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। भाई किसी भी रिलेशनशिप के लिए जरूरी क्या है? हम डेली एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकें। अच्छी बात, आपने देखा होगा ना, ज्यादा दूरी, किसी भी रिश्ते में दूरी क्या होती है? उस रिश्ते में दूरी जो है बढ़ती जाती और रिश्ता टूट जाता है। तो दूरियां ऐसा नहीं है कि मतलब दूरी मतलब ऐसा नहीं कि आप 10 किलोमीटर बैठे। दूरी मतलब ये कि अगर हम किसी से, हमारा कोई दोस्त है, हम अच्छे से अगर पर डे उससे बात कर, पर डे नहीं 2 दिन 4 दिन पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक इंटरवल पर बात कर रहे हैं तो दोस्ती मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं है कि 6 महीने 2 साल बाद बात कर रहे हैं तो फिर वो फॉर्मल ही ऐसी रह जाएगी, काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात है कि अगर ये अपने कोवर्कर से, गणेश प्रतिदिन अपने सहकर्मियों का अभिवादन करते हैं काम पर, जब भी वहां पर जाते हैं तो क्या बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं? तो अपना अच्छा रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ। ठीक है, यहां पर आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किम हैज हैबिट ऑफ स्विचिंग हर डेस्कटॉप एंड पीसी व्हेन नॉट इन यूज। कह रहे हैं कि किम है, जो भी है ये महिला पुरुष जो भी हो, इनको आदत है जब भी ये अपना काम कर लेती हैं, इनको काम नहीं होता है तो अपना लैपटॉप और पीसी या कंप्यूटर जो भी है उसको बंद कर देती हैं। कई लोगों की आदत होती है कि सुबह लैपटॉप ऑन किए, 10-20 मिनट काम किए, कहीं घूमने चले गए, लैपटॉप छोड़ देते, फिर आए दोपहर में काम किए थोड़ा बहुत, फिर चालू है, फिर गए घूम के आए, शाम को काम किए। लेकिन काम करेंगे 2 घंटा, लैपटॉप चालू रहेगा 12 घंटे। ठीक है, तो उससे क्या है? बिजली का ज्यादा खपत होगी, बिजली का आप क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं ना, रिसोर्सेज खराब कर रहे हैं। तो यहां पर ये बचत कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? दिस हेल्प टू एनर्जी एट द वर्क प्लेस। ये क्या कर रहे हैं? ये बचा रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। तो देखिए सी वाला ऑप्शन सही है कि अगर जब काम है तभी लैपटॉप को चालू कर रहे हैं, काम खत्म हो रहा है लैपटॉप बंद कर दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं भाई? बिजली बचा रहे हैं। तो यहां पर उसी को दिया हुआ है, कंजर्व, सेव, संरक्षण, 3 अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आपका आंसर यही है, सी से। वेस्ट मतलब खराब करना, यहां अभ्यास का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ही पहला ही अक्षर जो आपको बताना है, इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू लुक नीट एंड प्रेजेंटेबल। कह रहे हैं कि अच्छा दिखने के लिए और प्रेजेंटेबल दिखने के लिए कौन सा प्रोसेस है? इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? खुद को साफ सुथरा और प्रेजेंटेबल दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंटेबल मतलब है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन देने, वाइवा देने जा रहे हैं, तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपके बाल कैसे
कटे होने चाहिए, ज्यादा बहुत बड़े ना हो, शेविंग आपने कर रखा हो या प्रॉपर ट्रिमिंग होनी चाहिए, नहाया धोया आपने, बाल में कंघी कर रखा है, शर्ट वगैरह सही से इन कर रखा है, शर्ट गंदी ना हो, ऐसा ना हो ढेर सारा कॉलर पे मिट्टी लगी हुई है, 4 दिन पुरानी शर्ट आपने पहन लिया है, ठीक है, प्रेस होनी चाहिए, आयरन किए हो आप शर्ट। तो यही सब क्या है, हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं किसी के सामने। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में भी यही है कि साफ सुथरा और खुद को प्रस्तुत करने योग्य दिखने के कदम उठाने की प्रक्रिया क्या है, तो हम उसको ग्रूमिंग कहते हैं। ग्रूमिंग मतलब होता है खुद को साफ सुथरा, खुद को तैयार करना, सिंपल समझ लीजिए। ग्रूमिंग मतलब समझ लीजिए खुद को तैयार करना। शादी में जाते हैं तो आप अपने तैयार कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ग्रूमिंग, उस प्रोसेस को हम ग्रूमिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां पर है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन मीन्स कीपिंग बॉडी पार्ट्स क्लीन एंड। कह रहे पर्सनल हाइजीन क्या होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है, व्यक्तिगत, इसको हम लोग पहले कर चुके हैं। पर्सनल हाइजीन मतलब होता है खुद को साफ सुथरा रखना, नाखून काटना, सुबह ब्रश करना, नहाना, ये सब जो है पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आता। तो कह रहे हैं पर्सनल हाइजीन से मतलब हम क्यों करते हैं, पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है, खुद को साफ सुथरा रखना। और क्या, जब खुद को साफ सुथरा रखेंगे तो क्या रखेंगे, खुद को हेल्दी भी रखेंगे। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर आप साफ सुथरा नहीं खुद को रखते हैं तो आपके साथ बीमारियां होंगी। तो अगर आप यहां पर क्या होगा ऑप्शन, पर्सनल हाइजीन मीन कीपिंग बॉडी पार्ट्स क्लीन एंड हेल्दी, मतलब खुद को साफ और सेहतमंद रखना, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल विजिट एंड इंटरव्यू वी हैव टू ड्रेस। कह रहे हैं कि आप किसी इंडस्ट्री में विजिट के लिए जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, गंदा नहीं भाई, बहुत चमकदार भी नहीं होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। जब भी हमने बात किया आपसे फैक्ट्री, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, नौकरी की जब बात आएगी तो वहां पर लैंग्वेज भी, भाषा भी, जो हमारा मतलब लैंग्वेज जो भाषा है वो भी फॉर्मल होगी, कपड़े भी फॉर्मल होंगे, बातचीत फॉर्मल, सब कुछ फॉर्मल, ठीक है। तो यही है यहाँ पर, जब हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो सिंपल सी बात है, हमारा जो पहनावा है, ड्रेसिंग है, वो भी फॉर्मल होगी, आंसर ए। ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको, फिर भी यहाँ पर आया तो चले। इफ वी डू नॉट हैव गुड पर्सनल हाइजीन, अगर हम आप अपने आप को अच्छे से साफ सुथरा नहीं रखे हैं तो व्हाट हैपन, तो क्या होगा, अगर हम 4 दिन से नहाए ना हो, नाखून इतना बढ़ाए हो, बाल इधर नीचे लटक रहा हो, शैम्पू भी ना किए हो, मुंह पर साबुन या कुछ भी ना लगाए हो, है ना, तो हम कैसे दिखेंगे, क्या सुंदर दिखने लगेंगे सब, नहीं। गुस्से में नहीं, हम क्या हो सकते हैं, हम आसानी से बीमार हो सकते हैं, वी कैन इजिली सिक, वी कैन सिक इजिली एक्चुअली, है ना, वी कैन गेट सिक इजिली। चलो भैया, गलत पढ़ोगे एक दिन, किसी बच्चे ने कमेंट किया ना सर आप बड़ा गलत पढ़ते हो जाती है स्लिप ऑफ टंग जल्दीबाजी में, है ना। बट चलिए नेक्स्ट, श्रेयस इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। श्रेयस भाई है, ठीक है, जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ही हैज पिक्ड अ शर्ट फ्रॉम कबोर्ड, ठीक है, इन्होंने अपने अलमारी से एक शर्ट निकाला। ही मस्ट बिफोर वेयरिंग, इसको शर्ट को पहनने से पहले उनको क्या करना होगा, पानी में डुबो दें या उस पर कोई रंग डाल दें, नहीं, आयरन करना होगा। क्या करना होगा, प्रेस करना होगा, क्योंकि अलमारी में रखे हो सकता है दब गई होगी, टेढ़ी मेढ़ी, कपड़ा सिकुड़ा हो सकता है। तो बेहतर होगा कि हम इंटरव्यू पर जाने से पहले अपने शर्ट को प्रेस कर ले, आयरन कर ले, जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर ब्लैंक है, ये आपको बताना है। कैन बी अ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल रिएक्शन दैट मेक्स फील वरीड। कह रहे हैं कि एक ऐसा फिजिकल यानी शारीरिक या फिर मानसिक या भावनात्मक प्रक्रिया है या हो सकती है जो हमें चिंतित महसूस कराती है। तो वो क्या है, खाना खाने से हम चिंतित या नौकरी और काम से नहीं, हम लोग स्ट्रेस से होते हैं। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस तनाव, जो किसी कार्य की वजह से, एग्जामिनेशन की वजह से, कोई एक्स्ट्रा बर्डन की वजह से, पैसे की प्रॉब्लम की वजह से, घर में फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अक्सर हमारे आपकी लाइफ में स्ट्रेस रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। तो आने और जाने वाले स्ट्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस भी अब कहेगा कोई, जैसे यहां पे आपको आगे मिलेगा, स्ट्रेस भी 2 होते हैं, गुड और बैड।
जो तनाव होता है, तनाव भी दो तरीके के होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा। आपको ही कहेगा तनाव या टेंशन है तो वो अच्छी कैसे होगी। देखिए कई बार हम लोग डरते हैं तो डर कर क्या करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, डर कर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देते हैं, एग्जाम में अच्छा पेपर बहुत अच्छा चला जाता है, तो इस स्ट्रेस की वजह से हमारा ये काम अच्छा हो जाता है। और जैसे ही पेपर देकर आते हैं एक अंदर से जो खुशी होती है वो नॉर्मल की अपेक्षा दोगुना हो जाती है, क्योंकि हम पहले से डर में थे, एक स्ट्रेस में थे, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेस लंबा चलने लगे, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन महीने भर चल रहा है, तो ऐसा स्ट्रेस आपको बीमार कर सकता है, ठीक है, तो वो बैड स्ट्रेस हो जाएगा। एक स्ट्रेस ऐसा जो शॉर्ट टर्म रहता है, जिसकी वजह से हम कुछ अच्छा कोई काम करते हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, फिर क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं, दोगुनी खुशी मिलती है, तो वो शॉर्ट टर्म वाला गुड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं हम। इसको तो बता दिया आपको कि कोई ऐसी भावना है जो हमें शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थका रही है, ठीक है। क्या कर रही है, शारीरिक मानसिक या भावनात्मक। भावनात्मक मतलब फीलिंग की बात हो रही है, प्रतिक्रिया है जो हमें चिंतित करती है, तो क्या है वो स्ट्रेस होता है। 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस कैन लीड टू लाइफ लॉन्ग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यू। कह रहे इसमें कौन सा ऐसा स्ट्रेस है जो आपको जिंदगी भर के लिए फिजिकली या तो मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग शुरू में ठीक रहते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव टेंशन आने की वजह से क्या हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि क्या पागल कह देते हैं लोग, कि पागल हो जाना, ठीक है। तो क्या हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति, आदमी तो वही था ना। तो ये कौन से वाले स्ट्रेस से होता है, तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस तो हर व्यक्ति के जिंदगी में है, 2-4 दिन की टेंशन है, आती है जाती है, तो इससे बहुत ज्यादा विशेष नहीं होता। लॉन्ग टर्म तो हो गया, जो जिंदगी भर चलने लगे तब तो वो तो खत्म ये मामला। जो मिड टर्म होता है ये आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है, ठीक है। मिड टर्म मतलब जो कुछ दिन चल गया, 2-4 महीने चल गया, तब आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखकर चलते हैं, यहाँ पर ब्लैंक है। स्ट्रेस कैन मेक यू अस फील एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड। कह रहे इसमें कौन सा ऐसा स्ट्रेस है जो हमें एक्साइटेड और मोटिवेटेड कर सकता है। जैसे कई बार कुछ ऐसा भी डर होता है ना, कि जिस डर की वजह से जैसे थोड़ी देर के लिए डर लगता है और डर के मारे हम कुछ अच्छी पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं और उससे बढ़िया रिजल्ट आ जाता है ना। एक होता है कि स्ट्रेस ही नहीं लेते हैं, कुछ लोग तो कभी जिंदगी में स्ट्रेस ही नहीं लेते हैं, तो आजाद है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति स्ट्रेस जरूर लेता है। तो कई बार कुछ ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया कि थोड़े से टेंशन रहती है कुछ देर के लिए, और उस टेंशन में हम कुछ अच्छा काम कर जाते हैं, उसका रिजल्ट बहुत शानदार हो जाता है, डर के मारे कर जाते हैं ना। तो वो जो स्ट्रेस होता है उससे हमें क्या होता है, हमें और मोटिवेशन मिलता है, प्लस हमें खुशी भी महसूस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको गुड स्ट्रेस कहते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग गुड स्ट्रेस कहते हैं। 13 नंबर का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम फील्स वेरी टेंस। टॉम जो है बहुत ही टेंशन में है, एंड स्केर्ड, बहुत ज्यादा डरे हुए भी हैं। ही इज अनेबल टू कंसंट्रेट बिफोर हिज एग्जाम। परीक्षा से पहले वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ही स्वेटिंग, उनको पसीने हो रहा है, कॉपी किताब लेके बैठे हैं, परीक्षा है, इतना डर गए हैं और इतना ज्यादा टेंशन में आ गए हैं कि भाई वो एग्जाम के लिए कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं, पसीने भी हो रहे हैं उनको। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस इज दिस। ये किस प्रकार का तनाव है। देखिए नॉर्मल नहीं है, ये गुड स्ट्रेस नहीं है। गुड स्ट्रेस मतलब थोड़ा बहुत आपको प्रेशर हो, इतना भी प्रेशर ना हो कि पढ़ाई ही ना कर पाओ आप, दिमाग ही नहीं काम करे, तो ये स्ट्रेस वो नहीं है। कौन सा स्ट्रेस होगा, ये आपका बैड स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला हो जाएगा, आपका बैड स्ट्रेस हो जाएगा। 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन फोकस ओनली ऑन हिज वर्क एंड डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। अर्जुन नौकरी करते हैं किसी कंपनी में, वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं और डज नॉट लिखा हुआ, कहीं भी वहां पर जो पॉलिटिक्स, आपको पता है कि हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, कॉलेज स्कूल हो या फिर आपकी नॉर्मल लाइफ हो, आपके अगल बगल जो सोसाइटी हो या फिर कंपनी फैक्ट्री, हर जगह पॉलिटिक्स है। तो ये जो भाई है ये अपने सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं, किसी भी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होते हैं। ही इज ऑल्सो मेक श्योर ही डज नॉट वर्क आफ्टर ऑफिस आवर। साथ ही जो टाइम है कंपनी का उसके बाद वो काम नहीं करते हैं। 10 से 4 अगर उनकी कंपनी काम करती है तो 4 बजे फिर वो अपना
ऑफिस बंद करके निकल लेते हैं। ही मेक्स टाइम फॉर हिज फैमिली, अपने घर चले जाते हैं। एक तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दूसरा टाइम पर जाते हैं, वो टाइम बराबर ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि काम 4 बजे तक है, उसके बाद पता चले 2 घंटे और बैठ गए कंपनी में, घर चले गए, घर वालों को भी समय देते हैं। तो आप ये बताइए कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंपनी में पूरा प्रॉपर काम कर रहे हैं, समय से काम कर रहे हैं, समय तक काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में नहीं एंट्री कर रहे हैं, अपने परिवार को भी समय दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं? नहीं। नॉट वर्किंग होम, होम से कोई लेना देना। मेंटेनिंग गुड वर्क लाइफ बैलेंस, ये अपने काम और अपनी जिंदगी के बीच अच्छा बैलेंस बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने काम और जिंदगी के बीच अच्छा बैलेंस बना रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा काम करोगे तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव आएगा। ठीक है, पता चला आप दिन भर कंपनी में ही रह गए, आप घर वालों को समय नहीं दे रहे हैं, या फिर घर पर इतना समय दे रहे हैं कि कंपनी पर ही समय नहीं, मतलब कंपनी में ही समय से नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसको कभी भी प्रॉपर लाइफ नहीं किया जाएगा। प्रॉपर लाइफ ये कि कंपनी के समय पे पूरा कंपनी का काम, घर के समय पे पूरा घर पर हम, है ना, घर के लिए समय। तो ये वर्क लाइफ जो है, वर्क यानी काम और लाइफ मतलब जीवन, दोनों के बीच बैलेंस कर रहे हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है अर्जुन, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहां पर बताना आपको, इज फर्स्ट डॉक्यूमेंट एज एन एम्प्लॉयर विल लुक एट व्हेन रिव्यूइंग द जॉब एप्लीकेशन। देखिए, एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरी देने वाला व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास एप्लीकेशन, नौकरी के लिए कई सारी एप्लीकेशन गई हुई है। तो पहला ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसको वो देखेगा? अगर आपने, कोई कंपनी का व्यक्ति है, एचआर मैनेजर, क्योंकि जो किसी को नौकरी पर रखने का जो काम होता है वो एचआर मैनेजर का होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ये रहता है। ठीक है, तो एचआर मैनेजर के पास नौकरी के लिए कई सारे आवेदन गए हुए हैं, उसमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है जिसको एचआर मैनेजर देखना पसंद करेगा या देखेगा, जिसके बेसिस पे सबको शॉर्टलिस्ट करेगा? तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है रिज्यूमे। ठीक है, फ्री ये नहीं होगा, हिंदी देखिए, हिंदी ट्रांसलेटेड है, बायोडेटा। ठीक है, रिज्यूमे, बायोडेटा, जो भी आप कहें। तो ये आप सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? किसी भी आवेदन, बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया होगा, तो उसमें सबसे पहले रिज्यूमे देखा जाएगा और इसी के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ अ रिज्यूम। जो हमारा रिज्यूम या बायोडाटा है उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां कौन कौन सी है? तो देखिए, हम अपने बायोडाटा में अपनी पर्सनल डिटेल भी देते हैं। पर्सनल डिटेल में हमारा नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसमें हमारी व्यक्तिगत जानकारी देना पड़ता है, मेल फीमेल है वगैरह वगैरह। कैरियर ऑब्जेक्टिव, कि हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्यों आपकी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए 2 लाइनें रहती हैं शुरू शुरू में, पहला हेडिंग यही रहता है, ये भी लिखते हैं, प्लस एजुकेशन भी लिखते हैं। अपने रिज्यूम में हम ये तीनों चीजें लिखते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं, अपने लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, वो भी लिखते हैं, साथ ही एजुकेशन हमारी क्या है वो भी लिखते हैं। तो जब हम सब कुछ लिखते हैं तो ऐसे में आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 17 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल। देखिए, यहां पर सिंपल समझा दूं आपको तो समझ जाएंगे। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपने जानते होंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते। और हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर को आप फिजिकली टच कर सकते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, उसको टच कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने पेन लिया हुआ हाथ में, ये क्या है? ये क्या है? ये है हार्डवेयर। और ये जो अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब जो फाइल है इसके अंदर, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में फाइलें सेव है तो क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों चीज समझ गए। तो इसी प्रकार से स्किल की भी बात किया जाए तो अगर कोई बढ़िया बोल लेता है, कोई बढ़िया बातचीत कर लेता है, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो ये जो स्किल है कम्युनिकेशन वाली, जो बातचीत है, क्या उसको कोई टच कर सकता है या पकड़ सकता है? नहीं ना। तो ये सॉफ्ट स्किल कहलाएगी। और अगर यहाँ पर हार्ड है नहीं, हार्ड होगा तो चलिए हम देखा जाएगा, सॉफ्ट होगी, दूसरा हार्ड हो सकता है ऑप्शन हो। तो जो दूसरा स्किल क्या होगा? जैसे अगर आप वेल्डिंग अच्छा कर लेते हैं, 2 मेटल को पकड़कर आप वेल्डिंग अच्छा कर लेते हैं, वो आपकी स्किल है, तो हार्ड होगी। ठीक है, क्योंकि आप वेल्डिंग को टच कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग टाइपिंग अच्छा कर लेते होंगे, तो जो टाइपिंग कर रहे हैं वो भी एक स्किल है, लेकिन वो सॉफ्ट स्किल नहीं है, क्योंकि टाइपिंग आप सारा कीबोर्ड वगैरह सारा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ना। यही चीजें यहाँ पर है।
तो फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सॉफ्ट स्किल है। तो सॉफ्ट स्किल जो है कम्युनिकेशन स्किल को, अच्छा एक मिनट फिर देखिए फिर से मैं गलत पढ़ रहा हूँ, आजकल बहुत गलती होती है। इसमें से कौन सा सॉफ्ट स्किल नहीं है, नहीं पूछा होगा ना, सॉफ्ट स्किल नहीं है। देखिए अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं तो टाइम तो पकड़ते नहीं हाथ से, तो ये सॉफ्ट स्किल है, ये आपके अंदर कला है। अगर आप अपने 10 घंटे को मैनेज कर लेते हैं कि मुझे पढ़ाई भी करना है, मुझे टीवी भी देखना है, मुझे बाहर स्कूल भी जाना, सब कुछ मैनेज कर ले रहे हैं और समय पर कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। तो ये कहीं आप टच नहीं कर सकते ना कि टाइम तो है नहीं आपके हाथ में कि उसको पकड़ लेंगे। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, ये भी सॉफ्ट स्किल है। गोल सेटिंग, आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया कि आप जानते हैं कि भविष्य में आपको क्या करना है, ये सब चीजें आपने सोच ली, प्लानिंग कर ली, तो ये सब चीजें आप टच नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लकड़ी का क्या कारपेंटर वाली स्किल आपके अंदर है, लकड़ी का आप टेबल बना सकते हैं, बेंच बना सकते हैं, उसके लिए क्या होगा भाई, हेक्सा है, लकड़ी, ये सब कुछ आप टच कर सकते हैं ना, तो ये आपकी सॉफ्ट स्किल नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें से कौन सी सॉफ्ट स्किल नहीं है, तो ये जो है आपकी कारपेंटर, अगर आप हैं एक बढ़ई बनाने की, आपके अंदर लकड़ी का काम करने की कला है, आप किसी लकड़ी को टेबल में या सुंदर स्टैचू बना सकते हैं, उसका कुछ भी कलाकृति बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो कौशल है आपका, ये सॉफ्ट वाला नहीं है। ठीक है, तो यही पूछ रहा था इसमें कौन सा सॉफ्ट कौशल नहीं है, तो ये जो सॉफ्ट कौशल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, विमल वांटेड टू अपडेट हिज रिज्यूमे। विमल अपना बायोडाटा जो है उसको अपडेट करना चाहते हैं, पहले से बना हुआ है, उसको थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहे हैं। विच ऑफ फॉलोइंग ही शुड नॉट इंक्लूडेड इन रिज्यूमे, इसमें से ऐसा क्या है जो उनको अपने बायोडाटा के या रिज्यूम में नहीं डालना चाहिए, नॉट इंक्लूडेड, नहीं करना चाहिए। तो देखिए अपने बायोडाटा रिज्यूम में आप अपना नाम जरूर डालेंगे, क्वालिफिकेशन भी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी डालेंगे, लेकिन सैलरी नहीं लिखेंगे कि मुझे कितनी सैलरी चाहिए। किसी कंपनी में आप वहां पे लिख दो कि मैं 20,000 सैलरी उम्मीद करता हूं, नहीं, सैलरी डिस्कशन बाद में होगा, वो एक फेज होता है। सैलरी डिस्कशन के लिए आपको बुलाया जाता है शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, इंटरव्यू का एक फेज होने के बाद बुलाया जाता है। ठीक है, तो वो आप अपने बायोडाटा में सैलरी के बारे में जिक्र नहीं करेंगे कि मुझे इतना सैलरी चाहिए। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कि क्या नहीं डालेंगे अपने रिज्यूमे में, क्या नहीं शामिल करना है, तो सैलरी वाला कॉलम नहीं लिखना अपने बायोडाटा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हैरी हैज नॉलेज ऑफ सर्किट्स एंड वायरिंग। जब भी आप ये वीडियो देखते हैं कोशिश करिए कि मैक्सिमम शेयर कर दिया करिए, प्लस जितने भी आपने वीडियोस देखा हुआ, हर वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि आप अपना फीडबैक कमेंट के रूप में जरूर दीजिए। और मोस्टली मैं क्वेश्चन जो भी आपके कमेंट्स आते हैं उनको मैं रीड करता हूँ, बैठता हूँ जब भी फ्री टाइम में होता हूँ, मैं अपना ये एम्प्लॉयबिलिटी के नीचे आपके कमेंट्स बहुत देखता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मेरे लिए वो मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि एक पॉजिटिव मोटिवेशन के तौर पे होता है। तो जब भी आप ये वीडियो देखें अपना कमेंट जरूर, लास्ट में आप जब भी क्लास देख लेते हैं लगे कि नहीं यार क्लास ठीक है, तो आप नीचे जरूर एक बार करें कमेंट। ठीक है, और हैरी हैज नॉलेज ऑफ सर्किट एंड वायरिंग, हैरी भाई है, ठीक है, इनको क्या है सर्किट्स वगैरह और वायरिंग करने आता है। ही कैन अप्लाई एज, एक कंपनी में वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो किस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, इनको क्या आता है, इनको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह, इन्वर्टर का सर्किट हो गया या चार्जर है, बैटरी है, इस तरह के इनको सर्किट्स वगैरह बनाना और वायरिंग करना आता है, बिजली की वायरिंग करना आता है। तो किस नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, क्या फिटर के लिए अप्लाई करेंगे, प्लम्बर के लिए या ब्यूटिशियन के लिए, नहीं, वो इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करेंगे भाई, क्योंकि इनको सर्किट और बिजली का नॉलेज है ना। जब सर्किट और बिजली और इलेक्ट्रीशियन वाली नॉलेज है तो नौकरी कौन सी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रीशियन वाली अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ब्लैंक है, ये आपको बताना है, फॉर्मल प्रोसेस ऑफ चेकिंग इफ कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द जॉब। कह रहे हैं कि एक औपचारिक यानी फॉर्मल तरीका जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि जो कैंडिडेट हमारे यहाँ आया है वो नौकरी के लिए सुटेबल योग्य है कि नहीं। एक इंटरव्यूअर के तौर पर अगर मैं किसी कंपनी का एचआर मैनेजर हूं और मेरे पास बच्चे आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उसमें एक ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, लो मैंने शायद आंसर ही बता दिया कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मैं ये पता करता हूं कि इसमें से कौन सा बच्चा जो है मेरी कंपनी के लिए फिट बैठेगा। तो उसके लिए क्या है, इंटरव्यू के द्वारा ही पता किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, इंटरव्यू ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ये चेक करते हैं हम लोग सुटेबल है कि नहीं। ठीक है, मोस्टली सबसे ज्यादा प्रीफर्ड तरीका है, हालांकि एग्जामिनेशन भी बहुत जगहों पे एग्जामिनेशन बेस्ट भी होता है,
लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा प्रीफर्ड जो तरीका है वो इंटरव्यू बेसिस पे, ठीक है। 21 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरव्यू स्किल, इसमें से एक इंटरव्यू वाली स्किल कौन सी नहीं है। इंटरव्यू के मतलब ऐसी स्किल कौन सी है जो हमें इंटरव्यू में काम नहीं आती कहीं से भी, ठीक है। चलिए, क्लियर कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत कर लेते हैं, अच्छी बात कर लेंगे तब तो इंटरव्यू में काम आएगा, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, मतलब इंटरव्यूअर की बात को ध्यानपूर्वक सुनने की आपकी कला है, यानी आप कौशल है, अच्छे से सुनते हैं तो ये भी इंटरव्यू में काम आएगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो ये भी इंटरव्यू में काम आएगा। लेकिन आप चित्रकारी या पेंटिंग करते हैं तो ये इंटरव्यू में काम नहीं आएगा। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है इसमें से ऐसा कौन सा है जो इंटरव्यू में इसकी जरूरत नहीं है, यानी इंटरव्यू स्किल का इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये पेंटिंग का आपके इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर गुड मैनर इन एन इंटरव्यू, कह रहे हैं इंटरव्यू के दौरान इसमें से कौन सा एक अच्छा व्यवहार है। स्पीकिंग टू फास्ट, लो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलोगे तो इंटरव्यू जो ले रहा व्यक्ति वो बात ही नहीं सुन पाएगा ना सही से आपकी। कह रहा है नॉट मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, अगर आप आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करोगे तब तो एक गलत तरीका होगा ना। इंटरव्यू में आपको जवाब देते समय एग्जामिनर से फेस टू फेस आंख से आंख मिलाकर बात करना है, जिससे कॉन्फिडेंस का पता चलता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा अच्छा व्यवहार है, तो ये तो अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। दूसरा कह रहा है चिड़चिड़े बने रहो, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन बीइंग ऑन टाइम, अगर आप इंटरव्यू पर समय से पहुंचते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। तो इसमें यही पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था कि इंटरव्यू के दौरान निम्न में से कौन सा अच्छा काम है, तो अच्छा काम क्या है, समय पर पहुंचना, ठीक है। तो हम लोग सी को सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द इंटरव्यूअर आस्क राहुल टू वेट फॉर फ्यू डेज, देखिए इंटरव्यू हो गया और जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति था उसने राहुल को बोला कि ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया, आप कुछ दिन वेट करिए, आपको कॉल जाएगा या हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, थोड़ा आप 2-4 दिन वेट कीजिए या 1 हफ्ते वेट करिए, कुछ इस प्रकार का सेंटेंस जनरली बोला जाता है। अब ऐसे में व्हाट कैन राहुल डू आफ्टर फ्यू डेज, अब मान लेते उसने 2-4-5 दिन बोला, 2-4-5 दिन हो गया और राहुल को कोई कॉल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो ऐसे में राहुल को क्या करना चाहिए, ठीक है। राहुल क्या करना चाहिए, गिव अप होप, मतलब अपनी उम्मीद छोड़ दें, कभी फोन ही ना करें, अपने दोस्तों से मिले नहीं, उनको क्या करना होगा राहुल को, फॉलो अप विद द एम्प्लॉयर ऑन द फोन, जो एम्प्लॉयर था उसको फोन कर लें या मेल पर पूछ लें कि सर इस इंटरव्यू को, मेरा नाम ये है, मैंने इस डेट में आपके साथ इंटरव्यू अटेंड किया था, आपने इतने दिन वेट करने को बोला था, तो मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लेता हूं कि क्या फर्दर क्या डिसीजन है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, अगर नंबर अवेलेबल करा रखा है उन्होंने तो आप फोन कर सकते हैं, अदरवाइज मेल के द्वारा जरूर पूछ लीजिए, जो समय ने उन्होंने बताया उतना समय हो जाता है तो एक बार पूछ लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा इज अटेंडिंग एन इंटरव्यू, व्हाट इज सी इज सपोज टू कैरी फॉर एन इंटरव्यू के लिए जा रही है सीमा दीदी, ठीक है। अब उनको क्या लेकर जाना चाहिए, क्या लेकर जाना चाहिए, रिज्यूमे बायोडाटा तो 100% आपको इंटरव्यू के लिए लेकर जाना है, सर्टिफिकेट्स, आईडी कार्ड, देखिए पहचान पत्र, आप जब भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए पहचान पत्र भी जरूरी होता है, ठीक है। पहचान पत्र तभी आपको एंट्री मिलती है, आपने देखते होंगे कि कई बार आधार कार्ड वगैरह वेरीफाई होता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स वगैरह भी लेकर जाएं तो अच्छा है। तो ऐसे में क्या होगा कि हम रिज्यूम, सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड तीनों का प्रीफर करते हैं, तो फिर क्या होगा, आंसर डी लेकर चलें। कोई एक नहीं पूछा है ना इसमें कि पर्टिकुलर वही हो इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अगर क्वेश्चन अलग अलग होते, कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस मैच नहीं करते, तब हम लोग शायद एक सेलेक्ट करते, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि क्या ले जाना चाहिए, तो हम रिज्यूम भी लेंगे, सर्टिफिकेट्स भी लेंगे और आईडी कार्ड भी, क्योंकि हो सकता हो कि रिटर्न के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया हो तो जनरली वहां पर एक कॉपी सबमिट होती है, तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग विल इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट फ्रॉम कैंडिडेट, देखिए जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है वो एक कैंडिडेट से, यानी जो इंटरव्यू देने वाला है उससे क्या उम्मीदें करता है। वो उम्मीद करता है गुड सॉफ्ट स्किल, कि जो बच्चा है, कैंडिडेट है, जो नौकरी जिसको चाहिए वो बोलने में अच्छा हो, मतलब सॉफ्ट स्किल्स उसकी अच्छी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, यही चाहता है ना। वो ये थोड़ी चाहेगा कि खाना बनाने में, गाना गाने में, पेंटिंग करने में अच्छा। तो यहाँ पर आपका पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या उम्मीद करता है इंटरव्यू लेने वाला, यही उम्मीद करता है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है आपकी अच्छी हो,
ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स और भी हो सकती है, तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ना कि आपसे वो चाहेगा कि आप पेंटर हो, कुकिंग करें और ये सब, क्योंकि उसको खाना नहीं बनवाना है ना आपसे, उससे नौकरी करवानी है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल फेसिंग एन इंटरव्यू। कह रहे हैं आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, फालतू बोलना नहीं है, बस सुनना ही नहीं है, बस बोलना ही नहीं है, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना है, आपको सवालों का 1 मिनट बचना चाहिए। चलिए आज तो मैं गलत कर दिया, एक क्वेश्चन वहां गलत पढ़ा था, यहां दोबारा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, जो हमें नहीं करना है ना, हमें नहीं करना, हमें क्या नहीं करना है, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है, क्वेश्चन तो भाई क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे ही, बात को सुनेंगे ही, और जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी देंगे। तो क्या नहीं करेंगे, आप मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सा था, जो मैं गलत करवाने जा रहा था ना। तो 27 का ये सही हो जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो उतना ही देखा होगा, भगा के आगे चला गया होगा, तो कमेंट भी कर देगा गलत बता दिए। ऐसा हुआ है मेरे साथ 1-2 वीडियोस में। एन इंटरव्यू इज डिस्कशन बिटवीन, कह रहे हैं एक इंटरव्यू जो है वो डिस्कशन होता है 2 लोगों के बीच। कौन से 2 लोग होते हैं, तो देखिए एक एम्प्लॉय होता है जो नौकरी देने वाला होता है, और जिसको चाहिए वो एम्प्लॉय होता है, और जो देने वाला होता है वो एम्प्लॉयर होता है। भाई बहन के बीच इंटरव्यू नहीं होता है, टीचर स्टूडेंट के बीच वाइवा होते हैं एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू नहीं होता है, वहां पर भी टीचर के बीच नहीं होता, एग्जामिनर होता है, ठीक है, फ्रेंड्स के बीच भी नहीं। तो जो इंटरव्यू है वो 2 लोगों के बीच होता है। किनके किसके बीच होता है, तो एम्प्लॉय जिसको नौकरी चाहिए और जो नौकरी देने वाला है, ठीक है, कर्मचारी कह लीजिए, या जॉब सीकर रहता तो भी चल जाता, यहां पर आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नगमा गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, नगमा इंटरव्यू के लिए जा रही है। whom should she meet for her इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के लिए जा रही हैं, तो जहां पहुंची है कंपनी में, तो उनको किससे मिलना है। आपको पता होगा पिछली कई वीडियो जो मैंने बताया कि जो नौकरी के लिए जनरली लोगों को सेलेक्ट करने का काम एचआर मैनेजर का होता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है एक विभाग अपना। तो ये इंटरव्यू के लिए जा रही है, तो सिक्योरिटी गार्ड से नहीं, अजनबी से नहीं, सीईओ से नहीं मिलेंगी, उनको मिलना पड़ेगा एचआर मैनेजर से। इंटरव्यू कौन लेगा, एचआर मैनेजर। तो इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो किससे कांटेक्ट करेंगे, एचआर मैनेजर से। ठीक है, नेक्स्ट, Hita did not enjoy her work in her previous company. She is going for interview to another company. What should Hita not do? ये ध्यान रखना, मैं कई बार डू वाला पढ़ रहा हूं, नॉट। देखिए हीता है, ये क्या है, जहां कंपनी काम करती थी, पहले जहां काम करती थी तो वहां इनको मजा नहीं आ रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये दूसरी कंपनी में जा रही है इंटरव्यू देने। अब उनको क्या नहीं करना है इंटरव्यू के दौरान, पहली कंपनी में काम कर रही थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है। तो दूसरी कंपनी में जब इंटरव्यू देने जा रही है तो क्या नहीं करना है, देखिए साफ सुथरा बात तो करना ही पड़ेगा। रिज्यूमे बी ऑन टाइम, सब कुछ सही है, रिज्यूम लेके जाना है, समय से जाना, लेकिन क्या नहीं करना है, टॉक बैडली अबाउट हर प्रीवियस कंपनी, कि जो पुरानी कंपनी है जहां वो काम कर रही थी या कर रही है उसके बारे में बुराई नहीं करना है। अगर वो बुराई करेंगे अपनी पुरानी कंपनी के बारे में, तो जो नई कंपनी है वो सोचेगी कि जब ये वहां से छोड़ के मेरे पास आई हैं और उस कंपनी की बुराई कर रही है, तो कल वो मुझे छोड़ के तीसरे के पास जाएंगे तो मेरी बुराई करेंगी, तो आपको पसंद नहीं करेगा, जॉब पर नहीं रखेगा। ठीक है, तो कभी भी ये गलती आप भी भविष्य में मत करिएगा। कभी भी आप अपने किसी जगह इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप अपने कॉलेज का, आप अपनी कंपनी का क्या करेंगे, बुराई नहीं करना है आपको। बुराई करेंगे तो आपका इंपैक्ट जो है सामने वाले की नजर में एक निगेटिव पर्सन के रूप में जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप अपनी क्वालिटीज बताइए, आप अपनी अच्छाइयां बताइए, आप अपनी अच्छाइयां बताइए, दूसरे की बुराइयां। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे के बाद फिर तीसरे के पास भी तो जाएंगे, इसलिए अपने एम्प्लॉयर्स के पहले जो आपको नौकरी दी उनकी चलिए उनकी बुराई नहीं करना। मॉक इंटरव्यू इज यूजफुल फॉर, देखिए मॉक इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू है मेरा, मान लेता हूँ हफ्ते 10 दिन बाद इंटरव्यू है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, घर पर ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम जाऊंगा तो हो सकता है मैं सही से अपना इंट्रोडक्शन ना दे पाऊँ, चीजें बोल ना पाऊँ, हिचकिचाऊँ या मैं फंस जाऊँ, है ना, टेंशन हिचकिचाहट बहुत सी चीजें होती है। तो उस चीज को दूर करने के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूं। तो असली इंटरव्यू पर जाने से पहले कुछ नकली इंटरव्यू करना, प्रैक्टिस करना मॉक इंटरव्यू कहलाता है। जैसे मॉक टेस्ट आपने सुना होगा ना,
कि ऑनलाइन परीक्षा देने से पहले आप किसी वेबसाइट पर टेस्ट देते हैं, वो भी लगता है कि आप टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो असली नहीं होता है, मॉक टेस्ट होता है, जस्ट लाइक इंटरव्यू होता है। ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू यूजफुल, ये यूजफुल क्यों है? क्या ये मजा करने के लिए होता है या सच्चाई जानने के लिए, ट्यूशन लेने के लिए? नहीं, ये प्रैक्टिस करने के लिए होता है। ठीक है, क्यों करते हैं हम लोग? कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, इसी के लिए क्या करते हैं? इसी के लिए मॉक टेस्ट करते हैं। तो बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ मॉक टेस्ट इंटरव्यू इज टू गिव। जो मेन पर्पज है, क्यों किया जाता है मॉक इंटरव्यू, हमने मेन पर्पज की बात हो रही है कि अगर इंटरव्यू हम मॉक इंटरव्यू कर रहे हैं, पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्यों किया जाता है? इसको हम इसलिए करते हैं, जैसे हम किसी को यहाँ बैठा दिए, ठीक है, उसको बना दिए अपना एचआर मैनेजर कंपनी का, क्या बना दिए? अपने कंपनी का एचआर मैनेजर, और यहाँ हम खुद बैठ गए और इनको कुछ सवाल दे दिए, एक लिस्ट दे दिए कि भाई आप ये मुझसे पूछो, क्योंकि कंपनी में ये चीजें पूछी जाती हैं, उस प्रकार का आपने सवाल दे दिया और ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, और आप बता रहे हैं। फिर जब ये प्रोसेस खत्म हो गया तो आप पूछेंगे, हो सकता है एक दो और भी कोई हो देख रहा हो, या फिर ये खुद व्यक्ति आपको बताएंगे कि तुम ये जो बात बोली थी वो ऐसे बोली थी, तुम यहाँ फंस गई थी, तुम्हारी जो ये स्पीड है वो कम थी या ज्यादा थी। ये सब आपके जो आपकी स्किल्स थी ना इंटरव्यू, उसके बारे में क्या देंगे? ये फीडबैक देंगे, फीडबैक देंगे कि आपका इंटरव्यू कैसा था। फीडबैक क्या कहलाता है? आपने जो काम किया कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, कितना अच्छा किया, कितना सुधार की जरूरत है, कोई आपको बताता है तो वो सब क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है। तो ये इसीलिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये निशान के लिए, टेबल के लिए, टाइम के लिए नहीं, फीडबैक के लिए, कि मैं ये जान पाऊं कि मैं इंटरव्यू कैसा दे रहा हूं। इसके लिए मॉक इंटरव्यू करता हूं। और किसके साथ करना चाहिए? आपसे कोई सीनियर हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपसे कोई छोटा होगा ना तो ना वो सही से पूछ पाएगा, ना कुछ बता पाएगा, ना आपको सही से एनालिसिस करके बता पाएगा। तो कोशिश करिए कि आपका कोई सीनियर आपसे बड़ा हो, आपका कोई दोस्त हो या कोई भी हो, लेकिन वो आपसे बड़ा हो। ठीक है, चलिए यहां पर आंसर सी हो गया। हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of following is an advantage of mock interview? मॉक इंटरव्यू का इसमें से एक कौन सा लाभ है? ठीक है, हम इससे क्या क्या सीखते हैं? हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कपड़े कैसे पहनना है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज हमें कैसी रखनी है, अपना ज्यादा हाथ पैर हिलाना नहीं है, आई टू आई कांटेक्ट करके बात करना है, ये सब सीख लेते हैं। तो ये सब कुछ सीखते हैं हम किसमें सीखते हैं? मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में हम लोग ये सब प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या चलेगा? आंसर यहाँ पर डी चलेगा कि हम लोग मॉक इंटरव्यू करते हैं तो उससे फायदा हो जाता है कि कैसे बोलना है ये भी सीखते हैं, कैसे कपड़ा पहनना है ये भी सीखते हैं, अपना ट्रायल करते रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से है, जैसे मैं बोलते समय मेरा हाथ पैर तो नहीं कांप रहा है, अगर कांप रहा है तो मैं उसको प्रैक्टिस कर करके उस चीज को मैं सही करूंगा। ठीक है, या वही सब चीजें हैं। तो ये सब कुछ है यहाँ पर, इसलिए आंसर डी सही हो जाएगा। ये सब फायदा है कि ये सब करते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है मॉक इंटरव्यू से। गीता वांट टू टेक अ मॉक इंटरव्यू बिफोर अटेंडिंग द रियल वन। देखो गीता क्या है, एक इंटरव्यू, अपना मॉक इंटरव्यू करना चाहती हैं, रियल वन मतलब सच में इंटरव्यू देने से पहले एक नकली प्रैक्टिस के लिए इंटरव्यू करना चाहती हैं। Whom do you think she must choose as an interviewer? एक इंटरव्यूअर के तौर पर, मतलब इंटरव्यू मॉक टेस्ट देना है तो सामने इंटरव्यू लेने वाला भी तो कोई व्यक्ति होना चाहिए जो मुझसे सवाल पूछेगा। तो एक इंटरव्यूअर के रूप में किसको इनको सेलेक्ट करना चाहिए, सामने बैठाना चाहिए। अगर ये अपनी छोटी बहन को बैठाएंगे तो क्या पूछेगी, या किसी दुकानदार के पास इंटरव्यू देगी, क्या मतलब बनेगा, या किसी अजनबी को किसको पकड़ लेंगे? नहीं, अपने सीनियर को उनको देखना हो, कोई सीनियर मिल जाए। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो आप बढ़िया है, आप किसी कॉलेज में हैं तो वहां से आप किसी को सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब अपने से बड़े किसी को सेलेक्ट करिए। कोशिश करिए कि रिलेटेड फील्ड का हो, एजुकेटेड हो, प्रोफेशनल, तो ज्यादा हेल्प करेगा आपकी। तो यहाँ पर आंसर बी से भी जाएगा। ठीक है, 34 का। नेक्स्ट है केथ या कीथ जो भी है, रिकॉर्डेड हर इंटरव्यू एज अ वीडियो टू अंडरस्टैंड हिज परफॉर्मेंस। ये भाई हैं, ठीक है, हिज लिखा है इसलिए समझ में आ गया, नाम से नहीं समझ में आ रहा था, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि अपना इंटरव्यू वीडियो बनाया, अपने इंटरव्यू का क्या एक वीडियो बना लिया। और क्या क्यों बनाया? ये समझने के लिए कि वो उनका परफॉर्मेंस कैसा है, कि कैसा इंटरव्यू दे रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू रिसीव। कह रहे ये किस चीज के लिए ऐसा क्यों किया? देखिए एक तरीका होता है कि जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट टाइम शुरुआत किया मैंने, तो हमने वीडियोस बनाए, फिर वीडियोस को चलाया। अब यहाँ पे कोई तो था नहीं कि जो मुझे बताता कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं कि खराब पढ़ा रहे हैं या क्या कमी है ना। तो हमने वीडियोस बनाए, खुद वीडियो चलाया अपना,
देखा, फिर लगा कि नहीं यार ये तो सही नहीं है, डिलीट किया फिर बनाया, डिलीट किया फिर बनाया। आज भी बहुत से वीडियो हम डिलीट करते हैं, बनाते, डिलीट करते बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उससे मुझे क्या पता चला, मैं अपनी वीडियो का खुद ही फीडबैक लेता हूं। कैसे लेता हूं? वीडियो के माध्यम से। वीडियो चलाता हूं, देखता हूं मेरे अंदर क्या कमी रह गई, क्या यहाँ पे क्या गलत बोल दिया, यहाँ पे क्या सही होना चाहिए था। तो क्या करता हूं, मैं अपने ही वीडियो से फीडबैक लेता हूं, अपनी ही प्रतिक्रिया, मतलब अपनी ही वीडियो पर मैं अपनी ही फीडबैक देता हूं, फिर उसको सही करता हूं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही चीज है कि आप अपने प्रदर्शन को समझने के लिए अपने साथ वीडियो, मतलब अपने इंटरव्यू को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्या करने के लिए करते हैं ऐसा, क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं? शुभकामना चाहिए, मुबारकबाद चाहिए, अभिवादन नहीं, आपको फीडबैक चाहिए। आपको फीडबैक चाहिए, आप देखना चाहते हैं स्वयं कि आप कैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। और आज के लिए हम लोग इतने क्वेश्चन रखते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी फाइनल क्लास होगी, फाइनल एंड लास्ट क्लास होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लासेस को एंजॉय किया होगा अभी तक जितनी भी सीरीज चल रही है। और पहले से अगर आपने नहीं देखा है तो सुपर फास्ट स्पीड बढ़ा लीजिए। यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का भी नीचे ऑप्शन रहता है, बढ़ाइए, लेकिन एक तरफ से पूरा पढ़ के चाहिए, ठीक है। आधा अधूरा करके जाएंगे तो शायद उतना मजा नहीं आएगा आपको। तो क्लास 1 से देखिएगा, फुल पूरी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपकी कमेंट्स का इंतजार मैं जरूर करूंगा कमेंट बॉक्स में। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग कमेंट किए बिना तो घर नहीं जाएंगे। वीडियो जब भी देखिए कमेंट जरूर करिए, और अगर पॉसिबल है तो शेयर भी करिए। अगर ITIs के ग्रुप में आप जगह जगह जुड़े हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर, तो शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।